तो चलो शुरू करते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? जीएसटी के बारे में। और जीएसटी के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उसकी विशेषताएं, जीएसटी की विशेषताएं। चलिए जरा सा 1 मिनट में फटाफट बताइए जीएसटी के बारे में हम लोग क्या क्या जान चुके हैं। सबसे पहले तो टैक्स के बारे में पढ़े थे। टैक्स के बाद हम लोगों ने जाना था टैक्स कितने प्रकार का होता है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जाने थे। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जानने के बाद उसमें एग्जांपल देखे थे। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। और उसी जीएसटी के बारे में हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो फिर जीएसटी के बारे में हम लोगों ने जाना कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब आया, है ना, जीएसटी कब आया, कितने टैक्सेस को मिला करके जीएसटी बना, कब जीएसटी पास हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन जानने के बाद उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी की विशेषताएं। विशेषताओं में 5 को विशेषता पढ़ ली है कि जीएसटी की विशेषताओं में पहली विशेषता बताइए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा बताइए। जीएसटी गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे लगता है। तीसरा बताइए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। पहला एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक था यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सब याद है? बहुत बढ़िया। अगला विशेषता बताइए। जीएसटी 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके यानी मिला करके बनाया गया है। वेरी गुड। अगला बताइए। कुछ कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, यही था ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस पे नहीं लगता है, मतलब दारू पे नहीं लगता है। आया बात समझ में? चलिए इतना कुछ जानने के बाद अब आगे की चीजें हम लोग सीखने चल रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए सर। आज एक चीज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है, शब्द है, उसके बारे में एकदम ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा तो समझ में आएगा शायद, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? किताब में तो बस एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन उस एक लाइन को समझने के लिए हम लोग अच्छे से आज देखेंगे कि जीएसटी के आने से क्या कुछ प्रभाव मिटा है, क्या कुछ प्रभाव खत्म हुआ है। तो जीएसटी की विशेषताओं में 5 को विशेषता हम लोगों ने लिख लिया है। एक और विशेषता को हम लोग लिख लेंगे, एक और विशेषता, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा हमारा जीएसटी का 6ठा नंबर विशेषता। विशेषता 5 को हो गया था, 6ठा नंबर विशेषता पर ध्यान देंगे। कहता है कि जीएसटी जो है वो जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या है जीएसटी? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यानी कि जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन आधारित टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर ये डेस्टिनेशन क्या होता है? डेस्टिनेशन का हिंदी अर्थ होता है लक्ष्य। अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो डेस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य। यहां लक्ष्य से क्या तात्पर्य है सर? लक्ष्य से यहां तात्पर्य है, यहां मतलब है इसका कि हम लोग गुड्स को कहां सप्लाई कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, किस जगह पे। लक्ष्य क्या है? माने कहां भेज रहे हैं, कहां जा रहा है। तो भेजने यानी कि सप्लाई कहां हो रहा है, भेजना माने सप्लाई हम लोग कहां कर रहे हैं गुड्स या सर्विस का। और जब सप्लाई की बात आती है तो हमारे दिमाग में फटाक से आना चाहिए इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, है कि नहीं? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या? अपने राज्य में भेज रहे हैं या अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, यही मतलब हुआ। तो कहता है कि जीएसटी उसी जगह पर लगाया जाएगा जहां पर जीएसटी जाएगा, माने यहां पर गुड्स जाएगा या सर्विस जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर सप्लाई बिहार से यूपी को हो रहा है तो जीएसटी यूपी से लिया जाएगा। आ रहा बात समझ में? जीएसटी यूपी का माना जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड सप्लाई, अगर बिहार से बिहार में ही हो रहा है तब तो सिंपल सा बात है, जीएसटी बिहार का हुआ। लेकिन अगर बिहार से यूपी को हो रहा है तो फिर वहां जीएसटी यूपी से लिया जाएगा और यूपी का ही माना जाएगा। मतलब जहां जीएसटी, जहां गुड्स जाएगा या सर्विस जाएगा, जीएसटी भी वहीं का माना जाएगा। ये कहता है कि जीएसटी एक क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहां गुड्स और सर्विस सप्लाई होगा जीएसटी वहीं से लिया जाएगा और वहीं का माना जाएगा। आया बात समझ में? चलो ध्यान दो। अगला हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी जो है,
तो जीएसटी के बारे में आप कह सकते हैं कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन के प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन यानी जहां कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन का डेस्टिनेशन जहां होगा, जैसे हमने कहा कि यहां से अगर यूपी को हम सप्लाई करते हैं गुड्स तो यूपी का जीएसटी माना जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद जीएसटी के बारे में एक और बात बताते हैं। जीएसटी कुछ और जगहों पर नहीं लगता है। हमारे देश में भारत देश में कुछ जगह ऐसे हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं। जगह ऐसे हैं, मैंने प्रोडक्ट नहीं बोला, इसके पहले जो बताए थे वो प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, याद कीजिएगा। हमने कहा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताए थे। अभी हमने क्या बताया? कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे जीएसटी नहीं लगता है। जिसको कहा जाता है, जहां पर जीएसटी नहीं लगता है उसको कहा जाता है, उस एरिया को, उस लोकेशन को, उस जोन को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पर सप्लाई करने पर जीएसटी नहीं लगता है, या जीएसटी को कहा जाता है कि वहां पर जीएसटी लगता है लेकिन जीरो रेट से लगता है। और जीरो रेट जीएसटी का मतलब 1 रुपया नहीं लगता है, मतलब तो यही निकला ना। लेकिन ये नहीं कहेंगे, देखो शब्दों में अंतर है। जीएसटी को जब बहुत डीप में समझने की बात आती है तो कहा जाता है कि जीरो रेट जीएसटी लगता है का मतलब जीएसटी लगता है लेकिन जीरो रेट से लगता है। ये नहीं कि जीएसटी नहीं लगता है लेकिन जीरो रेट से लगता है। तो ये भी एक यूनिक बात है कि नहीं है? तो विशेषता में ये भी बात हम लोग लिख लेंगे कि SEZ जो एरिया होते हैं, लोकेशन होते हैं, जोन होते हैं, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, वहां पर जीएसटी जीरो रेट से लगता है। आया बात समझ में? और वो हमारे देश में कहीं कहीं ही कोई ऐसा जगह है। ठीक है, जैसे नोएडा के साइड में कोई जगह शायद आता है, और कोई, माने भारत में हमको जहां तक अनुमान है कि 4-5 को जगह ऐसा है जो SEZ के क्राइटेरिया में आता है पूरे देश में, जिसमें शायद नोएडा वगैरह भी आता है। इसीलिए देखिएगा कि सारा बिजनेस जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब नोएडा सेक्टर में खुलता है कि नहीं? जीएसटी वगैरह से सब तनिसा ध्यान देने के लिए। नोएडा को देखिए कितना तेजी से डेवलप हो रहा है नोएडा, है ना? बहुत सारे वजह हैं उसके। खैर छोड़िए, तो बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की। तो टॉपिक की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई किया जाता है गुड्स या सर्विस का तो कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। आया बात समझ में? या फिर जीरो रेट से लगता है। तो लिखेंगे एक्सपोर्ट्स इज जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट इज, अगला लिखेंगे एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड। जीरो रेटेड माने जीरो रेट लगेगा, जीरो रेट माने नील, 1 रुपया नहीं लगेगा जीएसटी, जीरो रेट से लगेगा। दैट इज नो जीएसटी विल बी लेविड। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नो जीएसटी विल बी, नो जीएसटी विल बी लेविड, नो जीएसटी विल बी, no GST will be levied, no GST will be levied in case of export of goods or services, in case of export of goods and services, goods और सर्विस के एक्सपोर्ट पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, या कह लीजिए तो जीरो रेट से जीएसटी लगेगा। जीरो रेट से जीएसटी लगेगा। कब सर, कब लगेगा ये जीरो रेट से जीएसटी? इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सप्लाई मेड टू, और सप्लाई मेड टू, अगर सप्लाई किया जाएगा कहां पे? मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिसको शॉर्ट में SEZ एरिया बोलते हैं। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे जोन हैं, मतलब एरिया हैं, जिनको स्पेशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में रखा गया है। वहां पर भारत सरकार जो है वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से क्या करती है? जीएसटी वगैरह कम कर देती है, टैक्स कम कर देती है, ताकि बिजनेस डेवलप हो सके।
आया बात समझ में? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ कुछ हमारे देश में ऐसे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया कहा जाता है, और वहां पर एक्सपोर्ट करने पर, वहां पर माल सप्लाई करने पर क्या होता है, जीएसटी 0 रेट से लगता है। समझ गए बात? बोलो ना। एक और लिखेंगे, कल एक फीचर और आप लोगों को बताए थे कि 20 लाख रुपया सर्विस के लिए और 40 लाख रुपया गुड्स के लिए, अगर ये लिमिट पार होता है तो ही जीएसटी भरने की आपको जरूरत पड़ती है। आया बात समझ में? तो ये क्राइटेरिया जो है मतलब ये जो लिमिट पार होता है तो आपको जीएसटी में मजबूरी में, मतलब लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। आया बात समझ में? और नहीं आप कराते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप पर फाइन चार्ज लगाया जा सकता है, आप इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन हाँ 20 या 40 लाख अगर पार नहीं हुआ है तो फिर कोई जरूरी नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की। आया बात समझ में? जीएसटी भरने के लिए पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का जो लिमिट है वो है गुड्स में 40 लाख रुपया पार होगा तो, गुड्स का अगर कोई बिजनेस आप करते हैं और 40 लाख रुपया का आपका टर्नओवर जो है, सेल जो है वो पार होता है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए, अदरवाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी कराइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सर्विस बेचते हैं और 20 लाख रुपया से ज्यादा का सप्लाई करते हैं सर्विस बेच करके, तो फिर वैसे सिचुएशन में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसके बारे में हम लोग कि टैक्स पेयर विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, लिखेंगे अगला, टैक्स पेयर with an annual turnover, taxpayer with an annual turnover of rupees 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स के केस में कितना रुपया, 40 लाख, एंड रुपीज 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, यानी 40 लाख रुपया गुड्स में और 20 लाख रुपया सर्विस में क्या है जी, वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, वुड बी exempted फ्रॉम जीएसटी, यानी जीएसटी से क्या है, ये एग्जेम्प्ट है, यानी कि छूट है, जीएसटी नहीं लगेगा। आ गया बात समझ में? 40 लाख रुपया गुड्स में और 20 लाख रुपया सप्लाई में, सर्विस में जब तक पार नहीं होता है टर्नओवर, तब तक जीएसटी देने की, जीएसटी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आया बात समझ में? एक और लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आईटीसी, इसको समझाते हैं क्या होता है आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी ब्रॉड, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में लिखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, देखो अगला नंबर लिखेंगे, इनपुट, बताते हैं क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटीसी इज अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल यानी अवेलेबल होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड, in respect of GST paid for the purpose of business, सुनो ध्यान से क्या मतलब होता है। सिंपल सा अर्थ कह रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हो और जीएसटी, आप बिजनेस करते हो तो आप भी तो कहीं से कोई ना कोई सामान खरीद के लाते होगे ना, फिर बेचते होगे। तो आप अगर बिजनेस करते हो और कहीं से सामान खरीद के लाते हो तो सामान खरीदने जाते होगे तो आप जीएसटी नहीं भरते होगे, कहीं भरते होगे ना। तो आप गए सामान खरीद के लाए, तो जहां से लाए वहां भी जीएसटी आप दिए, फिर आप जब बेचते हैं तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। अरे कोई सामान बेचता है तो जीएसटी लेता है ना, कहीं मॉल में जाइएगा देखिएगा सामान मॉल वाला बेचता है तो उसमें जीएसटी भी आपसे लेता है।
तो उसी प्रकार से कोई भी बिजनेसमैन सामान बेचता है तो उसमें जीएसटी भी आपसे लेता है। लेकिन वो बिजनेसमैन खुद पहले गया था ना सामान खरीदने, तो वो खुद भी तो पहले जीएसटी भरा होगा। तो कहता है कि जो भी जीएसटी आपने भरा था पहले, उतना रुपया का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 100 रुपया किसी सामान पे 100 रुपया का कोई सामान खरीदा, आप मान लीजिए समझने के लिए कि 12 रुपया आपने जीएसटी भरा है, आ रहा बात समझ में? तो वो 12 रुपया का जीएसटी आपने भरा सामान खरीदते समय पर, जब आप उस सामान को खरीद के ला के आप बेचिएगा तो अभी तो जीएसटी कलेक्ट कीजिएगा ना, तो 12 रुपया का जीएसटी जो आप पहले भरे थे वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब उतना रुपया आपको मिल जाएगा। 12 रुपया का जो जीएसटी भरे हो ना, वो 12 रुपया तुमको वापस कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। मतलब समझो, इसका मतलब समझो अच्छे से एग्जांपल में। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जो सामान तुम खरीदने गए उसकी लागत कितनी थी? 100 रुपया, ठीक है। अब उसमें तुमने जीएसटी कितना भरा? मान लो 12 रुपया, तो टोटल सामान का कीमत कितना दे के आए हो तुम? तुम्हारा टोटल परचेज प्राइस हुआ ना इतना, 112 रुपया। अब ये 112 रुपया का तुम्हारा खरीदारी पड़ा, जब तुम खरीद के लाओगे तो 112 रुपया से ज्यादा में ना बेचोगे? कितना रुपया ज्यादा में बेचोगे? मान लो 120 रुपया में, मान लो 120 रुपया में सेल करोगे, लेकिन 120 रुपया में जो तुम सेल करोगे ना, 120 रुपया में तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 120 रुपया हुआ, लेकिन इसमें जीएसटी भी तो होगा। तुम्हारा टोटल खरीदारी 112 रुपया, अब प्लस जीएसटी अलग से नहीं लोगे तुम? तो लोगे ना। तो 12 रुपया का मतलब 12% जीएसटी दिए थे, यानी कोई ऐसा सामान तुम बेचते हो जिसपे 12% जीएसटी लगता है, तो तुम 12% लिए हो तो 12%, अरे 12% भरे हो पहले तो 12% ना लोगे जीएसटी। तो 120 रुपया का 12% कितना हुआ? 14.4 रुपया आएगा, 14 रुपया 40 पैसा, 12%। तो टोटल मिला के तुम पैसा कितना लोगे कस्टमर से? तुम्हारा टोटल सेल प्राइस कितना माना जाएगा? अरे बोलो ना, 134 रुपया 40 पैसा। समझ रहे हो बात? अब देखो बात को समझने की कोशिश करो। सेल प्राइस गया भाड़ में, यहां पर तुम जीएसटी कितना भर के आए हो पहले से? 12 रुपया। और तुम जीएसटी कितना लिए हो? तो 14 रुपया 40 पैसा तुम जीएसटी लिए हो पब्लिक से, और तुम खुद जीएसटी कितना भर के आए हो? 12 रुपया। तो 12 रुपया तुमको तुम्हारा मिल जाएगा, 12 रुपया तुम्हारा तुमको मिल जाएगा। तो तुम जीएसटी कितना एक्स्ट्रा लेके आए हो? कितना लिए हो जीएसटी? एक्स्ट्रा ये लिए हो ना। तो ये केवल एक्स्ट्रा जो जीएसटी तुम पब्लिक से वसूल किए हो, एक्स्ट्रा जीएसटी, यही एक्स्ट्रा जीएसटी सरकार को भरना होगा। ये 12 रुपया जो तुम पहले भरे थे वो नहीं देना पड़ेगा, वो तुमको मिल जाएगा वापस से। बस तुम जीएसटी सरकार को कितना दोगे? मात्र 2 रुपया 40 पैसा। आया बात समझ में? मतलब ये हुआ कि जब कोई एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो पहले खुद सामान खरीदने जाता है, और जब सामान खरीदने जाता है तो जीएसटी देता है। तो जितना रुपया भी दिया है जीएसटी, वो रुपया उसको वापस हो जाता है। सिंपल सा यही बात कहना चाहते थे। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है उसको। एक्चुअली में जब वो टैक्स जो यहाँ पर जीएसटी 12 रुपया दिया है ना, इसी को बोला जाता है इनपुट जीएसटी। तो ये इनपुट जीएसटी का आपको क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। मतलब ये इनपुट जीएसटी जो आप 12 रुपया दिए हैं ये आपको वापस मिल जाता है। देखो यहाँ पर टोटल मिला के तुम 14 रुपया वसूल किए थे, 14 रुपया 40 पैसा वसूल किए हो ना, लेकिन तुम खुद जीएसटी कितना दिए थे? 12 रुपया। तो ये 12 रुपया वाला जो जीएसटी है ये तुमको वापस से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये 12 रुपया तुम माइनस कर लोगे, और केवल जो एक्स्ट्रा जीएसटी तुम कलेक्ट किए हो पब्लिक से, केवल यही एक्स्ट्रा जीएसटी सरकार को भरना होगा। हाँ, अब मजे की बात जानते हो? अब ध्यान से सुनो। 12% हम बोले थे ना कि 12, कोई ऐसा प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो जिसपे 12% का जीएसटी लग रहा है। अब मजे की बात सुनो, यहां पर तुम प्रॉफिट कितना रुपया जोड़े हो? यहां पर तुम प्रॉफिट कितना रुपया जोड़े हो? लगभग 20 रुपया। 20 रुपया जोड़े हो ना। अरे 100 रुपया का खरीदारी था, ये तो जीएसटी है, इसका हिसाब तो अलग होगा जीएसटी का। 100 रुपया का खरीदारी था, 120 में तुम बेचे हो, क्योंकि जीएसटी तो अलग से हम लिखे हैं, तो जीएसटी हटा दो। 100 रुपया का खरीदारी था, 120 में बेचे हो, तो कितना रुपया प्रॉफिट पे बेच रहे हो? 20 रुपया। अब 20 रुपया का 12% निकालो, माने जितना तुम प्रॉफिट पे बेच रहे हो ना,
केवल उसी का जीएसटी सरकार को भरना होता है। आया लॉजिक समझ में? क्योंकि जितना प्रॉफिट पे बेच रहे हो उस रुपया पर भी तो जीएसटी कलेक्ट करोगे ना पब्लिक से, तो केवल वही जीएसटी वाला रुपया जो है वो सरकार को भरना पड़ता है। क्योंकि जीएसटी तुम एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हो वो एक्स्ट्रा जीएसटी, अरे जीएसटी जो टैक्स है ना, टैक्स तो सरकार का इनकम होता है। तो कितना रुपया, तो जितना तुम अलग से कमाए हो, अलग से क्या कमाए हो, जितना तुम प्रॉफिट जोड़ के बेचे हो वही ना अलग से कमाए हो। तो वही देखो 20 रुपया का 12% निकालो, कितना आएगा? इतना ही आएगा, देखना 20 रुपया का 12% निकाल के देख लो। 20 रुपया का 12% निकालो, बात बकलोल। 20 रुपया का 12%, यही हुआ ना? 20 रुपया ना प्रॉफिट कमाए हो, तो जो प्रॉफिटवा पे जीएसटी कमाए हो वही सरकार को भरना होता है बस। तो प्रॉफिट कितना कमाए हो तुम? 20 रुपया, तो 20 रुपया का 12% निकाल लो, कितना आया? 1 0 से 1 0 कट गया, आई 12 दूनी 24, 24 बटा 10 कितना आएगा? 2.4। देखो तो यही आया है क्या? आया लॉजिक समझ में? केवल जो तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए हो उस पे जितना जीएसटी लिए हो वही जीएसटी सरकार को भरना होता है बस। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो जीएसटी सरकार को कितना भरिएगा, जितना आप किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट पे जितना जीएसटी लिए हैं केवल वही सरकार को जाता है। बाकी का पैसा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, देखो अगर ये प्रॉफिट वाली बात समझ में ना आए तो चिंता नहीं करना है, वो हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में क्रॉस चेक करने के लिए बता दिए थे। फिलहाल इतना समझो कि 100 रुपया का सामान खरीदी, अब मान लो 12% जीएसटी यानी 12 रुपया जीएसटी भरी तुम। अपने आप को पहले बिजनेसमैन इमेजिन करो, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम एक बिजनेसमैन हैं। अगर बिजनेसमैन है तो हम लोग सामान पहले खरीदने जाते हैं, और खरीदने जाते हैं तो जीएसटी अलग से दे के आते हैं। तो हम लोगों ने 100 रुपया का सामान खरीदा, जीएसटी कितना दिया? 12 रुपया। तो हम लोग तो बिजनेसमैन है ना। अब बिजनेसमैन को जीएसटी जो भरना पड़ता है वो सप्लाई पर भरना पड़ता है, खरीदारी पर थोड़ी भरना पड़ता है। हम माल खरीद के लाए 12 रुपया जीएसटी दे दिए। अरे सर माल खरीद के हम लाए तो हम जीएसटी 12 रुपया कहां दें? हम आम पब्लिक तो है नहीं, हम तो बिजनेसमैन है। आम पब्लिक से ना जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, हम तो बिजनेसमैन है, हमको फिर ये सामान लेके जाके आगे बेचना है। तो कहने का मतलब कि अगर हम बिजनेसमैन हैं और 100 रुपया का सामान खरीदें और 12 रुपया जीएसटी भरे हैं तो ये जो 12 रुपया भरे हैं ना ये हमको वापस मिल जाएगा, सरकार हमको दे देगी। और इसी को कहा जाता है कि हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटी से मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा सर? तो देखिए 100 रुपया का सामान है, 12 रुपया हमने जीएसटी भरा, तो टोटल मिला के 112 रुपया का हो गया। 112 रुपया उसको हम दिए, लेकिन उस 112 रुपया में जो 12 रुपया है वो जीएसटी हम दिए हैं। वास्तविकता में सामान 100 रुपया का है, वास्तव में सामान कितने का माना जाएगा? 100 रुपया का ही माना जाएगा। आया बात समझ में? अब उस 100 रुपया के सामान को हम कितना में बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। तो अब 120 में बेचे हम तो 120, अब ये 12 रुपया जीएसटी भरे थे मतलब 12% था, तो 120 रुपया का हम सामान बेच रहे हैं तो 12% जीएसटी लेंगे ना जिसको बेच रहे हैं उससे। तो 120 रुपया का 12% कितना हुआ? 14 रुपया 40 पैसा हुआ ना। इतना माने हमने जीएसटी पहले भरा था 12 रुपया, हमने जीएसटी लिया कितना पब्लिक से? 14 रुपया 40 पैसा। तो हमने जीएसटी ज्यादा लिया है ना, तो जितना रुपया हमने ज्यादा लिया है केवल वही ज्यादा रुपया सरकार को भरना होता है। तो हमने टोटल लिया 14 रुपया 40 पैसा, हम जीएसटी खुद कितना भरे थे? 12 रुपया, यानी कि एक्स्ट्रा हम जीएसटी कितना लिए हैं? 2 रुपया 40 पैसा। तो सिर्फ यही 2 रुपया 40 पैसा सरकार को भरना होता है। आया बात समझ में? ये 12 रुपया माइनस हो गया का मतलब 12, हमने टोटल लिया है 14 रुपया 40 पैसा, लेकिन इस 14 रुपया 40 पैसा में से 12 रुपया हम अपने पास रख लेंगे काट के, केवल 2 रुपया 40 पैसा ही सरकार को भरेंगे। आया लॉजिक समझ में? पहले जो 12 रुपया दिए थे वो तो हम अपने पास रख लिए। क्लियर है बात? केवल हमको जीएसटी कितना भरना पड़ा? मात्र 2 रुपया 40 पैसा, यही ना कहलाएगा। तो सर ये जो 12 रुपया आपने रख लिया इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। एक्चुअली रखते नहीं है, भरा तो टोटल जाता है, सरकार आपको ये पैसा देती है वापस से। ये नहीं कि काट के अपने से अपने मने रख लिए 12 रुपया, नहीं। जितना भी आपने जीएसटी लिया है ये टोटल सरकार को पहले जमा कीजिए और फिर सरकार देखेगी कि आपने पहले जीएसटी कितना दिया था खरीदारी के समय। तो सरकार देखेगी कि आप जब खरीदे थे तो 12 रुपया दिए थे जीएसटी और आपने टोटल जीएसटी अभी जमा किया है कितना रुपया? 14 रुपया 40 पैसा। यानी कि आपने क्या किया है? 12 रुपया पहले से जमा किया गया है, तो सरकार आपके अकाउंट पर 12 रुपया भेज देगी।
ठीक है, इसी को कहा जाता है इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा हमको, क्योंकि खरीदारी के समय जो जीएसटी हम लोग भरते हैं इसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी, और जो बेचते समय जीएसटी हम लोग लेते हैं इसको कहा जाता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी जो है, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है हमको आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में। यानी अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है पब्लिक से, तो जितना रुपया भी हमने कलेक्ट किया है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जितना रुपया पहले हमने जीएसटी भरा होगा। अब देखो इसको और डिटेल में हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब बात ये आ ही गई है तो आइए जरा और डिटेल में समझते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, अब समझो डिटेल में। एक कंपनी है जो मान लो रॉ मटेरियल खरीदता है और उससे फिनिश गुड्स बनाता है और बना करके बेचता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल उसने खरीदा मान लो 50 रुपया का, और बाकी का रॉ मटेरियल के साथ वो उसको फिनिश गुड्स बनाएगा, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाएगा। और फिनिश गुड्स बनाने में ढेर सारे खर्चे होते हैं, जैसे लेबर लगेगा, मशीन लगेगा, तरह तरह के खर्चे लगेंगे। तो टोटल उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, उसका जो एक्सपेंस लगा और सारा, वो मान लो टोटल मिला के कितना लगा, टोटल मिला के उसका लगा मान लो कि तुम्हारा 40 रुपया, लेट सपोज 40 रुपया। तो टोटल कॉस्ट उसका कितना हो गया, 90 रुपया हो गया, हुआ ना। अब अपने कॉस्ट में वो प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा, तो प्रॉफिट जोड़ेगा। तो प्रॉफिट जोड़ेगा तो मान लो 10%, 10 रुपया का प्रॉफिट जोड़ लिया, 10 रुपया प्रॉफिट मान लो जोड़ लिया। तो टोटल मिला के बेचेगा कितना में, वो 100 रुपया में। अब मान लो जब बेचेगा 100 रुपया में, लेकिन जीएसटी भी तो लेगा ना पब्लिक से, जिसको भी बेचेगा। तो कंपनी किसको बेचता है, मान लो होलसेलर को, होलसेलर को बेचता है। तो होलसेलर को जब कंपनी 100 रुपया का सामान बेचेगा तो होलसेलर से क्या कहेगा कि भाई जीएसटी भी दो, और जीएसटी मान लो कितना रुपया है, कितना परसेंट है, 12%। ठीक है, 12, तो जीएसटी भी लेगा ना उससे, जीएसटी एट द रेट 12%। तो 100 रुपया का 12% कितना हुआ, 12 रुपया। तो टोटल पैसा ये कितना लिया, 112 रुपया। ये टोटल पैसा कंपनी ने होलसेलर से कितना लिया, 112 रुपया। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कम होलसेलर के लिए कॉस्ट जो है वो 112 रुपया पड़ा, बोलो ना, बोल सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं बोला जाएगा। यही तो है कंसेप्ट आईटीसी का। भले ही होलसेलर ने टोटल 112 रुपया कंपनी को दिया है, लेकिन इसके लिए कॉस्ट जो है वो 112 रुपया नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो ये जीएसटी है ये इसको वापस मिल जाएगा ना। तो इसके लिए लागत 112 रुपया कहां हुआ। लॉजिक समझ गए आप लोग? यही कंसेप्ट है आईटीसी का। अब सोचो, अब जरा लॉजिकली सोचो कि 112 रुपया अगर ये कॉस्ट मानता, तो मान लो सामान होलसेलर खरीद के लाया कंपनी से, अब ये प्रॉफिट अपना जोड़ेगा, जोड़ेगा ना। प्रॉफिट मान लो इसने जोड़ लिया कितना रुपया, मान लो 8 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, तो टोटल इसका प्राइस कितना हो गया, सेल 120 रुपया। अब ये जितना रुपया पर बेचेगा इतना रुपया पर जीएसटी भी तो लेगा। किसको बेचेगा, तो मान लो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। तो रिटेलर से ये 120 रुपया पर जीएसटी भी तो लेगा। तो जीएसटी जोड़ेंगे, देखो यहां पर जीएसटी जोड़ेंगे, तो जीएसटी कितना परसेंट था, 12% ना। तो 12% जीएसटी जोड़ोगे 120 रुपया का, कितना निकाले थे हम लोग अभी 14 रुपया 40 पैसा। तो जोड़ो तो टोटल प्राइस कितना हुआ, 134 रुपया 40 पैसा। यानी कि रिटेलर से ये होलसेलर कितना रुपया मांगेगा, 134 रुपया 40 पैसा दे दीजिए। तो क्या इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिटेलर के लिए जो कॉस्ट पड़ा वो कितने रुपए का पड़ा, 134 रुपया 40 पैसा। लेकिन नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि जो इसने जीएसटी दिया है ना उसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसीलिए 134 रुपया 40 पैसा नहीं माना जाएगा। लेकिन हम फिलहाल ये समझाना चाहते हैं कि मान लो कि अगर कॉस्ट पड़ता 134 रुपया 40 पैसा इसके लिए कॉस्ट पड़ता, तो देखो आगे कैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है। जीएसटी ने क्या कितना सस्ता कर दिया चीजों को, आप जरा यहां समझने की कोशिश कीजिए। लोग कहते हैं जीएसटी से दाम बढ़ गया, देखो और समझो यहां पर ये जो सिस्टम हम अभी लिख रहे हैं ना कि टोटल मिला के यहाँ 112 रुपया हुआ, तो 112 रुपया इसके लिए खरीदारी माना जाएगा।
फिर ये अपना प्रॉफिट जोड़ेगा 120 हो गया, जीएसटी जोड़ेगा इतना हो गया, तो इतना रुपया इसके लिए कॉस्ट माना जाएगा। फिर ये अपना ये बेचेगा, किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा ना, तो कंज्यूमर को बेचेगा, लेकिन इसके लिए कॉस्ट कितना है? 134 रुपया 40 पैसा। लेकिन इतना ही में थोड़ी बेच देगा, इसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा क्या? तो प्रॉफिट जोड़ा मान लो कितना रुपया, मान लो ऐसे जोड़ लेते हैं 16 रुपया 60 पैसा, नहीं 15 रुपया 60 पैसा प्रॉफिट जोड़ा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 8 रुपया कहीं कहीं 10 रुपया कहीं 15 रुपया। यहां हम इसलिए ऐसे ले रहे हैं क्योंकि ये फिगर 150 रुपया हो जाएगा, ताकि जीएसटी निकालना आसान हो जाए, है ना। अब जीएसटी इसमें जोड़ेगा ना, जीएसटी लेगा 12%, तो 115 रुपया का 12% बताओ, 150 रुपया का, तो ये जीएसटी आएगा 18 रुपया। जोड़ लो, निकाल लो, 150 का 12% 18 रुपया आएगा। तो 18 रुपया जोड़ेंगे तो ये कितना लेगा? 168 रुपया लेगा ना प्राइस जी। अरे बोलो ना, कंज्यूमर के। अब कंज्यूमर को ये पैसा कितने का पड़ा? 168 रुपया। माने हम लोगों तक आते आते 100 रुपया का 100 रुपया का कीमत वाला, ये 90 रुपया का कीमत वाला सामान जो है वो कितने रुपए में पहुंचा? 168 रुपया में हम लोगों के पास पहुंचा। ये जीएसटी के पहले हुआ करता था। जब जीएसटी आया तो सुनो क्या किया जीएसटी ने कहा कि नहीं, जीएसटी ने कहा कि सुनो होलसेलर, तुम जो 112 रुपया का प्राइस पे किए हो ना, इसमें तुम 12 रुपया जीएसटी दिए हो। ये जीएसटी अपना कॉस्ट मत मानो तुम, क्योंकि ये 12 रुपया का जीएसटी का तुमको हम इनपुट टैक्स दे देंगे क्रेडिट, माने ये 12 रुपया तुमको हम वापस कर देंगे। अब बताओ कि इसके 112 रुपया में अगर होलसेलर को 12 रुपया मिल जाए तो वास्तविकता में इसके लिए कॉस्ट कितना पड़ा? वास्तविकता में होलसेलर के लिए कॉस्ट 100 रुपया ना पड़ा। तो सर अब देखो यहां पर, अब सब मिटा दे चलते हैं लाइन से। अब कॉस्ट जो है ये होलसेलर के लिए 100 रुपया का पड़ा कि नहीं? अब इसने प्रॉफिट कितना जोड़ा है? 8 रुपया। अरे इस प्रॉफिट को 8 रुपया क्या तुम 10 रुपया मान लो, ठीक है। तो ये टोटल सामान का वैल्यू कितना हुआ? 110 रुपया। अब जीएसटी जोड़ेगा कितना परसेंट? जीएसटी तो वही रहेगा ना, 12%। तो 110 रुपया का 12% निकालो जल्दी से। अरे किसी के पास मोबाइल नहीं है क्या? जल्दी निकालो, इतना समय नहीं है। 110 रुपया का 12% कितना होगा? बोलो कितना होगा? कितना होगा यहां पे जल्दी बताओ। गजब नौटंकी है मतलब तुम लोगों का भाई साहब। बिना मतलब का 50 को मोबाइल सामने दिखेगा, जब बोल रहे हैं निकाल के दिखाओ तो एको को मोबाइल नहीं दिख रहा है। तुम लोग भाड़ में जाओ, हम निकाल लेते हैं। गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग बहुत ज्यादा। 13.2 रुपया मतलब 20 पैसा, 13 रुपया 20 पैसा। अब बताओ कि टोटल प्राइस कितना हो गया? 123 रुपया 20 पैसा हो गया। यानी कि अब इसके लिए क्या पड़ा? 123 रुपया 20 पैसा पड़ा ना। लेकिन नहीं, 123 रुपया 20 पैसा नहीं माना जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि रिटेलर से भी कहा गया कि सुनो रिटेलर, तुम जो जीएसटी यहां दिए हो ना, ये जीएसटी का क्रेडिट तुमको मिल जाएगा। तो जब 123 रुपया 20 पैसा में से 13 रुपया 20 पैसा उसको मिलिए जाएगा, तो इसके लिए वास्तविकता में कॉस्ट कितना पड़ा? मात्र 110 रुपया पड़ा। तो कॉस्ट इसके लिए कितना माना जाएगा? मात्र 110 रुपया। अब प्रॉफिट जोड़ेगा तो प्रॉफिट मान लो इसने भी 10 रुपया जोड़ा या 15 रुपया मान लो जोड़ा, तो भी कितने का सामान हुआ ये? अरे 15 क्या, अगर 20 भी मान लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो 15 ही रुपया, क्योंकि पहले से 15 ही रुपया जोड़े थे हम लोग, है ना, तो उसी के आसपास मानो, ताकि प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर ना आए। तो 15 ही रुपया प्रॉफिट जोड़े, कितना हुआ ये? 125 रुपया। लेकिन ये 125 रुपया पर जीएसटी जोड़ेगा ना, तो जीएसटी 12% था ना जी, तो निकालो 12% का जीएसटी इस पर कितना आया? बोलो कितना आया? 125 रुपया का 12% 15 रुपया, तो ये कितना हो गया? 140 रुपया। यानी कि देखो अब ये प्राइस जो है कंज्यूमर से कितना ले रहा है? 140 रुपया। तुम जरा गौर से देखो कि जो पहले प्राइस 168 रुपया लिया करता था वो अब कितना ले रहा है? केवल ये अंतर किस चीज से आया? मात्र एक चीज से आया। बस ये बोल दिया गया होलसेलर से कि तुम जो जीएसटी भरे हो तुमको वापस मिल जाएगा। रिटेलर से कहा गया तुम भी जो जीएसटी भरे हो तुमको वापस मिल जाएगा। आया लॉजिक समझ में? अरे सरकार देगा और कौन देगा? टैक्स का हिसाब किताब किसका काम है? सरकार का काम है। समझ गए बात? तो जिसने भी जो ये, क्योंकि ये सभी लोग क्या है? बिजनेसमैन है। तो जिसने भी जीएसटी भरा है वो सबको क्या मिल जाएगा?
वापस मिल जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी, आपको मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने जो जीएसटी भरा है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। आप लोगों ने जो जीएसटी दिया है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और आप लोग जब बेचे हैं तो जीएसटी लिए हैं ना जो, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स के अकॉर्डिंग, इनपुट टैक्स के अगेंस्ट में आउटपुट, माने ऐसे बोलते हैं कि आउटपुट जीएसटी जो आपने लिया है उसके अगेंस्ट में जो इनपुट जीएसटी आपने भरा था वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जितना रुपया आप पहले जीएसटी भरे थे वो आपको वापस मिल जाएगा, सिंपल शब्दों में बोले तो। ठीक है, और देखो ये छोटा सा अंतर लाया गया और इसे देखो रहे हो प्राइस में कितना अंतर आ गया। और लोग फालतू में यूं ही कह रहे थे कि जीएसटी से महंगाई बढ़ गया है। सर महंगाई जीएसटी से नहीं बढ़ा था, महंगाई को तो कम कर दिया था जीएसटी ने, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल करा के। नहीं तो पहले क्या होता था, देखो सामान एक ही को है ना, यहां से लेकर वहां तक पहुंचा है सामान, सामानवा तो एक ही को है, उस सामानवा पर बार बार यहाँ भी जीएसटी लगा है, यहाँ भी जीएसटी लगा, यहाँ भी जीएसटी लगा, फिर यहाँ तक पहुंचा। बार बार एक ही सामान पर जीएसटी लगाना, एक ही सामान पे बार बार टैक्स लगाना, इसको बोला जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक वर्ड आता है कैस्केडिंग इफेक्ट, CASCADING, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कैस्केडिंग इफेक्ट को, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स अपॉन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स अपॉन टैक्स, यानी कि टैक्स पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। भाई सामान एक ही है, एक बार यहाँ टैक्स लग चुका है, फिर दोबारा तुम लगा रहे हो, तिबारा लगा रहे हो, 4 बार लगा रहे हो, कितने बार एक ही सामान पर टैक्स लगेगा? तो सरकार ने कहा नहीं, ये गलत है, जितना टैक्स इन्होंने दिया है इनको वापस कर दीजिए। आया बात समझ में? ताकि टैक्स की वजह से जो कीमत है वो नहीं बढ़े वस्तु और सेवाओं का, कि एक ही वस्तु या सेवा पर बार बार टैक्स ना लगे, बार बार उसका कीमत ना बढ़े, टैक्स की वजह से एक लिमिट में रहे कीमत। इसलिए क्या कहा गया कि जो आपने टैक्स भरा है वो आपको वापस मिल जाएगा, तो टैक्स को अपने कॉस्ट में मत जोड़िए। आया बात समझ में? सिंपल सी बात है। मान लो अगर हम ही होलसेलर हैं, हम गए खरीदने तो हमसे टोटल कंपनी ने कितना रुपया लिया? 112 रुपया, लेकिन सरकार हमसे कहे कि नहीं नहीं 112 रुपया जो आप दिए हैं ना मिश्रा जी, आपको 12 रुपया वापस मिल जाएगा, तो हम कहेंगे अच्छी बात है, आप दे दीजिए। तो हम आप ये खर्चा अपना नहीं मानेंगे, हम ये 12 रुपया हम खर्चा नहीं मानेंगे। अगर आप दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोगे तो छोड़ देंगे, खर्चा नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं दोगे तो जोड़ देंगे खर्चा में। तो बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जीएसटी में, जो हम हमेशा बताते हैं, दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। हमने क्या, हम होलसेलर हैं, अगर कंपनी से सामान खरीदने गए तो हम क्या कहेंगे? ठीक है जीएसटी अगर हमको वापस मेरा दे दोगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे खर्चा में। तो याद रहेगा कॉन्सेप्ट, दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। याद रहेगा? बोलो ना जी, बोल नहीं रहे पीछे वाले। दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। याद रहेगा? तो मोदी जी ने कहा ना ना हम दे देंगे, तो आप छोड़ दीजिए। हम बोले ठीक है छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर 112 रुपया अपना कॉस्ट नहीं माने हैं, कितना माने हैं? 100 रुपया माने हैं, क्योंकि ये तो मिल जाएगा ना 12 रुपया हमको। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल आया था 123 रुपया 20 पैसा, जिसमें 13 रुपया 20 पैसा का जीएसटी लिया गया है। तो इससे कहा गया कि ना ना तुमको भी मिल जाएगा तुम्हारा जीएसटी, तो तुम टोटल इतना मत मानो। उन्होंने भाई कहा कि ठीक है, अगर आप हमारा 13 रुपया 20 पैसा दे देते हैं तो हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे। हम कितना मानेंगे फिर? 110 रुपया। तो देखो कॉस्ट 110 रुपया माना गया है। समझ गए बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। और इसी इफेक्ट को खत्म किया गया, इस इफेक्ट को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स अपॉन टैक्स। पहले जब वैट हुआ करता था तो टैक्स अपॉन टैक्स लगता था, माने टैक्स पर टैक्स, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती थी। जीएसटी आया तो इस इफेक्ट को खत्म कर दिया। आया बात समझ में? जिससे जीएसटी आने की वजह से प्राइसेस क्या हुए? घटे। दिख रहा है ना यहाँ पर प्राइस घटा है फाइनली। लेकिन बिजनेसमैन लोग बस वही कुछ बदलाव होता है तो बहुत लोग फायदा उठाते हैं। बिजनेसमैन भी कहा तो जीएसटी आया है ना तो सब महंगा हो गया। अरे नहीं भाई, जीएसटी ने सस्ता किया है, आप गौर से देखिए, प्रैक्टिकली दिख रहा है। अब बताओ इतना, अगर कोई हमसे अब हम कहीं दुकान पे जाते थे, कोई व्यक्ति हमसे कहता था अरे आपको क्या पता जीएसटी की वजह से बढ़ गया है सामान का दाम, हमको हंसी आता था। मन करता था कि ऐसे ही उसको प्रैक्टिकली समझाएं हम। लेकिन अब दुकान पे सामान खरीदने गए हैं, फिर उसको समझाने लगेंगे ऐसे तो घबरा जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग तो पढ़ लिख रहे हैं ना, आप इसी इफेक्ट को समझ सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। तो जीएसटी आने से वास्तविकता में प्राइस घटे हैं, हाँ, लेकिन फिर वास्तविकता में महंगा। अरे सर वो महंगाई बढ़ा था, जीएसटी की वजह से दाम नहीं बढ़ा था, महंगाई बढ़ा था। मान लो कि ये जो यहीं पे दाम बढ़ गया, जो कंपनी रॉ मटेरियल से सामान बना रहा है वो 50 रुपया की जगह पर 80 रुपया हो जाए, यहीं पे दाम बढ़ गया,
अब यहां पे बढ़ा तो सब तो बढ़ते जाएगा ना ये लाइन से, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये प्लस ही दिखेगा ना, 140 से ज्यादा दिखेगा। सिंपल सी बात है। लोग कह रहे थे कि जीएसटी की वजह से दाम, अरे नहीं, वो दौर ऐसा आया था जिस समय जीएसटी वगैरह आया था, उस समय महंगाई चल रहा था, हर चीज के वस्तुएं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ रहा था। अब रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है कि आगे पहुंचते पहुंचते तो महंगाई दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा था कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है। अभी देखना, तुम लोग जेरोक्स कराने जाते हो तो देखना जेरोक्स का दाम 2 रुपया हो गया है। पहले 1 रुपया था, अब 2 रुपया 3 रुपया लोग ले रहे हैं। क्या है सर, पहले 1 रुपया में होता था। एक्चुअली पेपरवा का दाम बढ़ गया है। पेपर आता है चाइना से, अच्छा है ऐसे ऐसे जगह से आता है जहां से भी आता है कि पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, पेपर बनाने का खर्चा, वो खर्चा बढ़ गया है। तो अब रॉ मटेरियल हुआ पेपर जेरोक्स वालों के लिए, तो जेरोक्स वालों के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पेपर, जिसपे आपका जो भी मटेरियल होता है, जो भी टेक्स्ट होता है, वो जेरोक्स करके देते हैं फिनिश गुड्स बना के। लेकिन अब पेपर का ही दाम बढ़ जाएगा तो जेरोक्स का तो दाम बढ़ेगा ना। समझ रहे हो बात? अब तुम कहो कि भाई महंगाई बढ़ गया, अरे पेपरवा का दाम बढ़ गया है। पेपर जहां बनता है ना, तो पेपर बनाने का जो खर्चा होता है फैक्ट्री का, वो खर्चा फैक्ट्रिया का बढ़ गया है, कंपनी का। समझ गए बात? ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो कि भाई पेड़ पौधे कितने कम हो रहे हैं, पेपर पेड़ पौधे से ही बनता है, मालूम है ना। अक्सर आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे कि पेपर बचाओ पेड़ बचाओ, है ना। पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, पेपर बचाओ, ये सब अक्सर बचपन से सुनते आते हैं हम लोग। पेड़ पौधे ऑलरेडी कम हो गए हैं तो दिन पर दिन अब पेपर का दाम, महंगाई बढ़ते ही जाने वाला है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि पेड़ पौधे देखिए कितने जगह से काटे जा रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, लाखों पेड़ कट रहे हैं, है कि नहीं। कभी कभी न्यूज में सुनने को मिलता है कि इस जंगल में आग लग गया, इतना जंगल बर्बाद हो गया जल के, है कि नहीं। ये सब भी वजह है, और भी तमाम वजह है। तो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भी तमाम वजह है, और भी तमाम वजह है। जैसे मान लीजिए कि पेपर कहीं ना कहीं फैक्ट्री में ना बनता होगा, अब पेपर बनाने के लिए मशीन चलाया जाता होगा, अब मशीन में लगता है तेल, अब तेल का दाम बढ़ गया है। उधर और रसिया यूक्रेन में मार चल रहा है, तेल का दाम वहीं से बढ़ गया है, तो फैक्ट्री का कीमत ऐसे ही बढ़ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो बात को हम क्या समझाना चाहते हैं। अब आप कहो कि मोदी जी ने क्या किया है, दाम बढ़ा दिया, जेरोक्स पहले 1 रुपया में होता था, अब जेरोक्स 2 रुपया लग रहा है। अरे मोदी जी का गलती नहीं है उसमें। आप समझें, इकोनॉमी को समझें, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को, कॉस्ट को, ये सब समझने की कोशिश कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, समझ रहे हैं बात लोग आप लोग। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्या कहें, नेता लोग नहीं है कि बिना कुछ पढ़े लिखे आप लोग बड़बड़ाते रहेंगे। आप समझें इस सब चीजों को। रसिया यूक्रेन में मार चल रहा है, अब वहीं से आता है, उधर ही से आता है तेल वगैरह, ईरान से, रसिया से, पता ना कहां कहां से। अब तेले का दाम बढ़ जाएगा तो फैक्ट्री में तेल महंगा पड़ेगा, फैक्ट्री चलाने का खर्चा। समझ रहे हो बात? ये सब वजह है सर, और भी तमाम वजह है। मैं तो कोई कोई वजह बता रहा हूं, एक एक वजह, और भी बहुत सारे वजह हैं महंगाई बढ़ने के। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। टैक्स अपॉन टैक्स वाली सिस्टम समझ में आई होगी, जिसको जीएसटी ने खत्म कर दिया। आज जीएसटी जब आया तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ा आपने देखा है कि नहीं। टैक्स अपॉन टैक्स वाले सिस्टम को खत्म कर दिया, कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया। जीएसटी का एक ये भी विशेषता है। और जो भी जीएसटी किसी ने भरा है, अगर वो बिजनेसमैन है, जीएसटी अगर भरा है तो उसको उसका जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो बिजनेसमैन भी कहा ठीक है, दोगे तो छोड़ देंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। याद रहेगा? चलो, तो ये सब लिख लो जरा सा। यस बोलो। बोले थे ना आज कुछ बढ़िया सिखाएंगे नया। क्या? हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बीच वाले लोग हट जाएंगे। बीच वाला जो ये प्रॉफिट जोड़ रहा है सब अपना अपना, ये कम हो जाएगा कीमत हमारे लिए। डायरेक्ट अगर हम वहां से लेते हैं तो कंपनी वाले भी चालाक हो गए हैं। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि देख ले रहे हैं कि अगर हम होलसेलर को बेचते तो कितना में जाता, फिर होलसेलर अगर रिटेलर को बेचता तो कितना में जाता, फिर रिटेलर कस्टमर तक बेचता तो कितना में जाता, सीधे हम उतना में बेचेंगे। हाँ, कंपनी वाले आजकल खूब कमा रहे हैं। कैसे बीच वाले लोग को गायब, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, डायरेक्ट कंपनी से खरीदो, है कि नहीं। तो कंपनी वाले चालाक हो गए, सीधे वो दाम जोड़ते हैं।
ज्यादा कमा रहा है सब कंपनी वाला आजकल पहले की तुलना में, समझ गए बात। चलो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, मतलब सस्ता तो हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होने से सस्ता हुआ है सामान, महंगा नहीं हुआ है। तो आज से दोष नहीं देना है अनपढ़ गंवारों की तरह नहीं कि जीएसटी आने से महंगाई बढ़ गया, क्या समझे। चलिए आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।